अमेजोन में तो शायद रेफरल कम काम करता है। और यहाँ क्लबिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में फिजिकली रिकमेंड करते हैं चीज़ें करना। जैसे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप फिजिकली साइन करोगे। इन्हें ओरिजिनल चीजें चाहिए। सो व्हाट आर द स्ट्रगल्स टू गेट वीजा हियर, कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? हाँ मतलब स्पेन में वॉलेट चोरी हो गया था मेरा, मतलब 150 यूरोज ही था, तो मुझे थोड़ा आलस भी आ गया। So hello everyone, today we are in Berlin and we will see the life of software engineers in Berlin. So first of all, meet Nabil. Hi Nabil, can you please introduce yourself? Hello, so I am Nabil Meher and I work in AWS. I work as a full stack engineer and I work in systems manager team. I'm in Berlin since 2 years. बताना आपकी बैकग्राउंड, हाउ यू मेड टू बर्लिन? आपने डिग्री की थी यहाँ पे, ये सेल्स क्या आपने कंपनी के थ्रू अप्लाई किया? जी एक्चुअली इंटरेस्टिंग है वो चीज़ थोड़ी। मैंने इंडिया से ही बीसीए करी है, जोधपुर से ही, मेरे होम टाउन से। एंड देन बीसीए के बाद मैंने 1 साल तक काम किया था ब्लू स्टैक्स में। एंड देन आई इंटरव्यूड विद AWS एंड इट वाज AWS डब्लिन एट फर्स्ट, लाइक आई वाज सिलेक्टेड देयर। वहाँ पे मुझे सरप्राइजिंगली रिजेक्शन आ गया था। फिर लाइक माई इंटरव्यूज वेंट परफेक्ट, बट मैंने उनको वापस मेल डाला कि क्या हुआ, एंड देन उन्होंने बोला कि इंटरव्यूज वर गुड एंड बस डब्लिन में काफ़ी ज़्यादा लोग हायर हो गए थे। डब्लिन में बहुत ज़्यादा इंडियंस अप्लाई करते हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश बोलते हैं डब्लिन में था बहुत ज़्यादा। फिर तो उन्होंने मुझे बर्लिन का ऑफर किया। उन्होंने एक्चुअली मुझे 3-4 ऑप्शन दिए थे यूरोप में, इंटरेस्टिंगली। एक कैम्ब्रिज या फिर डब्लिन का भी मुझे आ गया था बाद में, मैंने मैनेजर्स वगैरह को रीच आउट किया लिंक्डइन पे, बट फाइनली फिर मैंने बर्लिन ही चूज किया क्योंकि ये यूरोप के बीच में है, ट्रैवल वगैरह भी काफ़ी कर सकते हैं। एंड इट्स इंटरनेशनल सिटी एंड आपका अपार्टमेंट इतना सुंदर है इंटरनेशनल सिटी में। सो लाइक इट्स अ 2 bedroom। आप प्राइस बताना कितना है? इट्स सो स्पेशियस। So price is 1600 for 2 people. There's one of my flatmates and one is me. Each of us pay around 800 euros. अमेजिंग। मतलब ये आप बताना कि आपके लिए कि एक नॉर्मल प्राइसिंग ऐसी, मतलब मॉल के सामने इतना बढ़िया अपार्टमेंट, आई थिंक इट्स वेरी गुड। लाइक यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करा जाए तो इट्स लाइक $880 पर मंथ और 800 euros पर पर्सन। सो लाइक इज इट एक्सेप्शनल प्राइसिंग? यू गॉट लकी कि इतना ही प्राइसिंग है यहाँ पे? एक्चुअली मतलब पहले तो काफी और ज्यादा सस्ता था, अभी तो फिर भी थोड़ा महंगा हो गया बर्लिन में। तो मतलब नॉर्मल प्राइसिंग ही है, बट हमारा रूम थोड़ा सा बड़ा मिल गया हमको। लकीली हमारी फ्रेंड थी, उसने आके पहले व्यूइंग करी थी एंड शी सजेस्टेड अस, तो मिल गया। बाकी बहुत मुश्किल है यहाँ पे अपार्टमेंट मिलने से। नाउ वी हैव Primanshu here, can you please introduce yourself? I am Primanshu. I'm a software engineer working in AWS Berlin, and I'm from Delhi. And I did my education from Delhi Technological University, and I moved here in 2022 in December. So before that, I joined Atlassian, but I soon got interviews from AWS here, so I moved very soon after joining Atlassian. Now, before talking about their software engineering experience, let me tell you the biggest challenge of coming to Europe. तो यूरोप में गूगल पे बैंड है। मैंने 6 बार लॉगिन करने की कोशिश की, हर बार फेल हो रहा है। इसी बात पे यार बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर यू हैव अ VPN, बिकॉज ओनली विद VPN आई कैन डू UPI ट्रांजैक्शंस। UPI ट्रांजैक्शन में गूगल पे कर ही नहीं पा रहा था। एंड करंटली दोस्तों, द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हैज स्काई रॉकेटेड कि इसकी टिकट इवन 15 लाख रुपीस की मिल सकती है इन द US, बट I got you covered. Even with VPN, you can save money because अगर आप ये US डॉलर का प्राइस देखो, which is currently 1031, but if I turn on the VPN, it immediately becomes, you will see, connecting to India's VPN will immediately reduce by at least $30 जो आपके हमेशा बच सकते हैं, and pay in INR and you will definitely see the difference. So I'm going to refresh, and after that you will see the prices in INR, and if you see the conversions, आपको काफी टिकट्स कन्वर्जन में सस्ती पड़ती हैं। So make sure you go to surfshark.deal/singinus and get 4 months extra and unlimited devices, मेरे Pixel, iPhone, all devices पे you can get it, and especially यहाँ पे तो यार अगर आपको Z5 देखना हो, यहाँ पे 15 यूरो है, इंडिया में 500 रुपीज़ है। You can get all those discounts with the link below.
So hello everyone, today we have software engineers from AWS. इंडिया से बहुत लोग अभी देख रहे हैं वो यूरोप अप्लाई करना चाहते हैं. अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जॉब मार्केट का. So like when you were applying, आपको कॉल आना कितना मुश्किल था? 2022 was an exceptional year. I think हर एक को कॉल इजीली आ रहा था, पर आपने 2022 दिसंबर में किया तब रिसेशन हिट हो चुका था. So especially in recession, how difficult is to get a call back from a recruiter anywhere in Europe? आपने डबलिन, आपने बर्लिन के एक्सपीरियंसेस देखे हैं. How to make it faster? तो जब मैं कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में था तो फिर इनकी ग्रेड ओपनिंग्स निकली थी, तो मैंने उस टाइम अप्लाई करा था 2022 मार्च में. तो मैंने अप्लाई करा, मुझे ऑनलाइन असेसमेंट आ गया था, मैंने ऑनलाइन असेसमेंट दे दिया, सारे क्वेश्चन कर दिए, सब कुछ अच्छा गया. बट फिर मेरे पे ऑलरेडी जॉब ऑफर था एटलासियन का, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं ऑनलाइन असेसमेंट दिया और मैं भूल गया उस चीज़ के बारे में. फिर उसके बाद मैंने एटलासियन ज्वाइन करी, सब अच्छा चल रहा है, और फिर मुझे इंटरव्यू का ईमेल आता है कहीं जाके सितंबर में कि वी वांट टू इंटरव्यू विद यू. तो इतना लेट आता है तो मैं भूल गया था उस बारे में, फिर अचानक से आता है तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, दे देते हैं. तो वो अनएक्सपेक्टेड ही था मेरे लिए. और हाँ, प्रोसेस मतलब कुछ तो इफेक्ट आया ही था डेफिनेटली, क्योंकि इतनी लेट आए मुझे इंटरव्यूज़. तो उन्होंने शायद उस टाइम फिर से थोड़ी सी हायरिंग चालू करी थी. और फिर दिसंबर, उस टाइम तो बड़ा ही रिस्की टाइम था जब मेरी ज्वाइनिंग थी, क्योंकि 1 जनवरी से जिनकी भी ज्वाइनिंग थी उनकी हायरिंग फ्रीज होने लग गई थी. तो बड़ा ही रिस्की टाइम था और मैंने कहा था कैन वी मूव माय ज्वाइनिंग टू 1 जनवरी, क्योंकि जो मेरा वीज़ा आया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था उसकी डेट्स, क्योंकि वो मेरी ज्वाइनिंग की डेट पे ही स्टार्ट हो रहा था. और जर्मनी में ऐसा है कि या तो आप 15 को ज्वाइन करोगे या तो आप 1 को ज्वाइन करोगे. तो मेरा वीज़ा स्टार्ट हो रहा था 15 दिसंबर को. तो फिर मैंने फ्लाइट उस हिसाब से करी कि मैं 15 को इंडिया लीव करूं, 15 को यहाँ पहुंचूं और 15 को ही शुरू करूं. तो बड़ा ही इवेंटफुल डे था वो तो. और 1 जनवरी का जब मैंने पूछा इनसे, इन्होंने कहा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस केस में एंड वी कैन नॉट गारंटी एनीथिंग. तो फिर मैंने 15 दिसंबर को ही सारा अपना प्लान करा कि कैसे कैसे जाऊंगा बर्लिन और कैसे स्टार्ट करना है. तो वो था उधर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. अंडरस्टैंड. आपका? मेरा भी 2022 ग्रेड ओपनिंग्स जो प्रिमांशु ने अप्लाई की थी, मैंने भी उसी से अप्लाई किया था. तो मैंने किया था अराउंड मिड में, मई में या इसी टाइम. और फिर मेरा प्रोसेस होते होते, मतलब मेरे केस में तो जल्दी आ गया था और 1 वीक के अंदर अंदर सारे इंटरव्यूज हो गए थे. एंड लाइक एक मंथ के एंड में, जैसे जिस मंथ में मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो उसी मंथ के एंड में मुझे पता चल गया कि मेरा हो जाएगा. एंड लाइक वो डबलिन वाला और वो सब किस्सा हो के फिर पता चल गया बर्लिन आऊँगा. एंड फिर मेरे बट वीज़ा में काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का कुछ चाहिए था, डिग्री वगैरह चाहिए थी. तो फिर जुगाड़ करके डिग्री लेकर आए. एंड देन तो मेरा भी काफ़ी लेट हो गया, नवंबर तक चला गया मेरा, 6-7 महीने मतलब वीज़ा में ही लग गए. मतलब वो उस टाइम आ रहे थे इंटरव्यूज़, मैं कहूँगा जो 2022 स्टार्ट से अमेजोन ने भी ग्रेड पोजीशन निकाली थी लास्ट टाइम, वही निकाली. फिर 2023 भी नहीं आई, उस टाइम फ्रीज लग गई उसके स्टार्ट से. 2024 में भी शायद आई नहीं है कुछ लोगों के. तो मतलब ऐसा था जैसे प्रिमांशु अगर 1 जनवरी से यह करता तो उस टाइम से फ्रीज लगी. काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको ऑफर आ चुका था पर अमेजोन ने उनका डिले कर दिया. फिर पर जैसे बोला कि 6 महीने डिले, पर 6 महीने बाद और 6 महीने डिले. तो ऐसा करके उनका शायद हुआ ही नहीं एंड में. तो 1-1.5 साल बाद में बस. बहुत टफ है, एंड स्पेशली वीज़ा लगाना यहाँ बहुत टफ है. लोगों को पता नहीं है कि ये लोग यहाँ पे शेंगन वीज़ा के लिए, यहाँ जॉब लेना आसान है, शेंगन वीज़ा हार्ड है फॉर वर्क पर्पसेस. फॉर एग्जांपल, आपको अगर जर्मनी का वीज़ा लेना है, ये पहले आपसे डिग्री मांगते हैं. इंडिया में कॉलेज की डिग्री 2 साल बाद मिलती है आपको. हाँ, और ये हर चीज़ ओरिजिनल मांगते हैं. मैंने देखा था कुछ दोस्तों को कि इन्होंने डुप्लीकेट पे मोहर लगवा के यूनिवर्सिटी से स्टैंप लगवा के फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. इन्हें ओरिजिनल चीज़ें चाहिए. सो व्हाट आर द स्ट्रगल्स टू गेट वीज़ा हियर? कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? तो जैसे हमारा था एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो जैसे आपने बताया कि वीज़ा में डिफ़िकल्टी आती है, वो स्पेशली टूरिज़्म और स्टूडेंट वीज़ा के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वायरमेंट होती है कुछ कुछ चीज़ों की. आपको अपने कॉलेज से सर्टिफिकेट मिले, सारी क्लियरेंस मिले, तब जाके आपका स्टूडेंट वीज़ा लगेगा. टूरिज़्म के लिए भी आई गेस लाइन, मतलब वेटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी डिफ़िकल्ट है. बट एम्प्लॉयमेंट के लिए अमेज़ॉन की जो लॉयर्स हैं, लॉयर फर्म है इनकी फ्रैगोमैन, उनके थ्रू
मतलब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रिपेयर कर दिए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, और तो हमारा काफ़ी स्मूथ हो गया था। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा थोड़ा मतलब चीप भी है, जैसे मेरे 7,000 INR लगे और 6 मंथ का वीज़ा था ये, तो मुझे काफ़ी चीप लगा कि 6 मंथ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और 7,000 रुपये। तो और अमेजोन ने पूरा सपोर्ट करा था, इनकी फ्रैगोमैन फर्म जो इनके साथ इनका टाई अप था, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, सब कुछ करा, तो स्मूथ था इस वेरी case में। स्ट्रीमलाइन एज कम्पेयर टू स्टूडेंट। आपका? मतलब फ्रैगोमेन का ये है यार कि कभी कभी वो थोड़ा मतलब डॉक्यूमेंट्स में सबका उनका थोड़ा हो रहा था, दिक्कत आ रही थी। मतलब डॉक्यूमेंट्स में जैसे एक दोस्त के मेरे स्टैंप नहीं लगा हुआ आया था, और है ना मेन तो अपॉइंटमेंट लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। अपॉइंटमेंट लेने में जैसे लग जाते हैं 2 या 3 मंथ्स, तो वो लोग शुरू में नहीं बताते आपको। ये मुझे एक बात लगी कि शुरू में अगर वो बता दे कि अपॉइंटमेंट लो, तब आपको वीज़ा की अपॉइंटमेंट 2-3 मंथ्स बाद में मिलेगी, और उसके बीच में बाकी प्रोसेस हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 1 महीने तक पहले अपना बाकी प्रोसेसेस करवाए और फिर बताया कि अब अपॉइंटमेंट लो। तो उधर काफ़ी डिले हो गया, तो थोड़ी दिक्कत तो आई वीज़ा में। फिर डॉक्यूमेंट्स में भी सब कुछ ओरिजिनल चाहिए, आपने बोला जैसे। तो डिग्री तो मेरी 2021 में ही आया था, और कॉलेज का ये रूल था कि 3 साल बाद डिग्री मिलेगी। ओह माय गॉड, गलत गलत। फिर कुछ जुगाड़ करके डिग्री लेके आए कॉलेज से। क्या जुगाड़ किया? लोग तो मतलब लोग जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज मानती नहीं है इंडिया की, बड़ा जबरदस्ती करना पड़ता है, वो फोटो कॉपी पे स्टैंप लगाती है और कुछ नहीं करती। कैसे जुगाड़ लगाया? मतलब मेरे पापा जो यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, जिससे अफिलिएटेड है मेरी कॉलेज, उसमें प्रोफेसर रहे हुए हैं, तो उनके थोड़े थे रिलेशंस, तो उन्होंने उस अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से ही डिग्री आती है, तो डायरेक्ट JNU करके है, तो JNU में से ही पापा ने बोल दिया, और उधर से आ गई डिग्री। बाकी मतलब फ्रेगोमेन ने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं यार तो मैं अपना ऐड करता हूँ। तो मतलब मेरे केस में फ्रैगोमैन के साथ जो था वो ये हुआ था कि मेरा दोस्त यहाँ पे पहले से ही था बर्लिन में, तो उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये अपना प्रोसेस चलाएंगे और बाद में तुम्हें कहेंगे कि अपॉइंटमेंट बुक करो। तो उसने मुझे बता दिया था कि पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक कर लो, ताकि जब इनका प्रोसेस खत्म हो जाए अपॉइंटमेंट की डेट भी आ जाए। तो मेरे केस में वो दिक्कत नहीं आई थी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा। हाँ, कि जैसे ही ऑफर आए तुम अपना अपॉइंटमेंट बुक करना शुरू कर दो, अपॉइंटमेंट डेट फिक्स कर लो, क्योंकि फ्रैगोमैन 1 या 2 महीने में अपना प्रोसेस कर देती है सारा, तो 2 या 2.5 महीने बाद का अपॉइंटमेंट ले लो। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको लगता है इस वर्ल्ड में अभी रेफरल्स चलते हैं इन टफ कंपटीशन के? आपको लगता है सीधा अप्लाई करो और रिक्रूटर को लिंक्डइन में मैसेज कर दो तो बात बन जाएगी? हमने तो आई थिंक सबने, जितने भी लोग यहाँ मिले मुझे, सभी ने ना खुद से ही अप्लाई किया है। तूने खुद से हाँ, किया था? हमने डायरेक्ट किसी ने अप्लाई भी ना करा। रेफरल नहीं लिया। तो बट अब की बात अगर आप कर रहे हो, अभी टाइम थोड़ा चेंज हो गया ना। ट्रू। अभी तो मतलब होता ही नहीं है रेज्यूमे वो, बट फिर भी रेफरल भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा ही लोग ले लेते हैं। तो रेफरल भी कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो रेज्यूमे ही अच्छा बनाओ और खुद से अप्लाई करो। अमेजोन में तो शायद रेफरल कम काम करता है, मैं ये कहूँगा। मतलब शायद गूगल में और ज़्यादा करते हैं referral काम। एग्जैक्टली। हाँ, तो अमेजोन में अप्लाई तो मैं कहूँगा, एक बार मैंने रेफरल लिया था जब मैं कॉलेज में था, मुझे ऑनलाइन असेसमेंट नहीं आया था, और फिर मैंने बिना रेफरल के खुद अप्लाई करा, तब मुझे OA आ गया था। तो फिर अमेजोन में तो मुझे नहीं लगता रेफरल का इतना इम्पैक्ट पड़ता है। मे बी कुछ ज़्यादा सीनियर पोजीशंस पे इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, बट एंट्री लेवल, क्योंकि हम तो ग्रेड्स ही थे, तो हमारी पोजीशन पे मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्ट पड़ता है। बट खास करके अमेजोन में, बट दूसरी कंपनीज में मुझे लगता है उधर ज़्यादा इम्पैक्टफुल है रेफरल लेना। अब लेट्स डिटूर इनटू वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने देखा लकीली, बिकॉज हम दोनों एटलीस्ट मिले थे AWS समिट पे, मैंने काफ़ी लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनीज में वर्क लाइफ बैलेंस स्पेशली इंटेंस भी हो सकता है। काफ़ी टीम्स रशिया के साथ काम करती है, बिकॉज सिंस US यूरोप का रशिया के साथ रिलेशनशिप्स खराब हुए, तो रशिया की टीम को यूरोप में ले आए। वो मतलब रशिया के पूरे लोगों को यूरोप में ले आए, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं क्योंकि उनको आदत है। सिमिलरली काफ़ी जो टीममेट्स चाइना से आते हैं, उनको 9 to 5 की जगह 9 to 6 की आदत होती है, वो बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो टीम के कल्चर को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर देते हैं। इवन दो जर्मनी इज नोन फॉर द बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस, वो स्पॉइल होता है यहाँ पे। सो कैन यू इलैबोरेट, क्या सच है वर्क लाइफ बैलेंस का?
फिर वर्क लाइफ बैलेंस का तो यही है, कम्प्लीटली टीम डिपेंडेंट एंड कंपनी डिपेंडेंट होता है। तो कुछ टीम्स में ज़्यादा काम होता है और कुछ टीम्स थोड़ी चिल होती हैं। तो मतलब बट यहाँ वीकेंड्स काफ़ी सेक्रेड रहते हैं कि भाई वीकेंड है तो अपना रेस्ट करना है, कोई ज़्यादा काम वाम कुछ नहीं। क्योंकि मैंने इंडिया में देखा है लोग वीकेंड आता है तो कहते हैं ओ अब आराम से काम करते हैं क्योंकि इतना हेक्टिक रहता है बाकी वीक। बट यहाँ पे उस चीज़ में तो रिलैक्स रहता है, वीकेंड रिलैक्स रहते हैं और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टीम कल्चर। और जैसे यूएस कंपनीज में कहूँगा वहाँ पे इन जनरल थोड़ा काम ओरिएंटेड रहता ही है। बट जो यहाँ पे जर्मन कंपनीज हैं जो जर्मनी में इस्टेब्लिश हुई हैं उनमें बल्कि और अच्छा है वर्क लाइफ बैलेंस। वो काफ़ी चिल रहते हैं क्योंकि उनका कल्चर ही वैसा है, जर्मन कल्चर है, तो वहाँ पे और ज़्यादा बेटर मिलेगा। बट हाँ इन जनरल वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ सही है। मैं भी यही कहूँगा, मतलब सबसे पहले तो लाइक टीम डिपेंडेंट है काफ़ी, और ये कह रहे हैं जैसे यूएस वाली कंपनीज में टीम डिपेंडेंट रहता है काफ़ी। और बट इन जैसे अगर इंडिया से कंपेयर करूँ मैं, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि वर्क आवर्स है जो उन्हीं में, उसके अलावा पिंग नहीं करता है कोई। एंड देन वीकेंड्स बहुत बढ़िया होते हैं यहाँ पे, इवेंटफुल भी रहते हैं काफ़ी, तो माइंड फ्रेश भी हो जाता है और ट्रिप्स वगैरह भी करते रहते हैं। और जैसे यहाँ पे सब कोई हॉलीडे पे जाता है, जैसे सुपरमार्केट्स भी बंद कर देते हैं सैटरडे संडे को, इवन संडे हाँ सैटरडेज ओपन रहती है तो सैटरडे को ही शॉपिंग करनी पड़ती है सारी। और मतलब ओवरऑल सबकी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी है तो वो बढ़िया लगता है। तो सच है कि हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पे अगर वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए यहाँ पे ज्यादा है यूएस से, ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो वो सच दिखता भी है। क्योंकि मतलब मुझे, क्योंकि ऑन द फेस जर्मन लोग इतने हैप्पी नहीं दिखते, बट आप कह रहे हो कि यू नो वर्क लाइफ बैलेंस से ओवरऑल आपके हैप्पीनेस पे इफेक्ट पड़ा है, लाइक यू फील मोर हैप्पियर एज कम्पेयर्ड इन इंडिया। वो सही बात है। और मतलब यहाँ पे आपको रेस्ट भी मिल जाता है, ऐसा ही नहीं क्योंकि इंडिया में यहाँ पे कई चीज़ों का स्ट्रेस नहीं है। इंडिया में काफ़ी चीज़ों का स्ट्रेस रहता है, मतलब कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती रहती है। यहाँ पे जैसे वीकेंड्स है, अपना जो करना है करो, एकदम रिलैक्सिंग, कोई स्ट्रेस नहीं। तो हाँ फर्क तो पड़ता है। हाँ मैं भी यही कहूँगा, इंडिया से तो मतलब अच्छा ही रहा है यहाँ पे काम करना। काम में भी मतलब फिक्स्ड आवर्स ही है और वीकेंड्स भी बढ़िया रहते हैं। बढ़िया। सैटरडे को तो मतलब कोई होता ही नहीं है काम इंडिया में, मतलब कभी कभी सुना है मैंने, मेरे साथ नहीं हुआ, पर सैटरडे को भी काम करवा देते हैं। Now let's get into your work at AWS, क्योंकि हमने AWS Summit attend किया. There were so many Gen AI applications, startups connected with AWS. AWS hands down is like, you know, the leader in cloud. और वो कल Summit जाके वो दिखा भी मुझे. Obviously हमारे competitor है तो मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बोल सकता इसके अलावा. But I can tell you कि Gen AI बहुत integrate हो रहा है. So how do you see Gen AI taking a role in your job currently? तो Amazon की अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफी सही लग रहा है। Amazon का एक नया टूल आया है, Amazon Q. I don't know if you use that. Yeah, I'm not used it. I mean, because I obviously हम आपकी competitor है, but like चेक तो कर ही सकते हो। yeah. कंपटीशन भी के कंपटीशन कैसा चल रहा है। So, but I can say that like Q is really cool. I spent it presentation में देखा. आप elaborate करना। मतलब मैं तो डेली यूज करता हूँ Q, ऐसे चैट जीपीटी वगैरह नहीं, क्योंकि वही तो होता क्या Q? आप हमारे तो Amazon Q में ये है कि एक, जैसे मैं तो मोस्टली वो यूज करता हूँ कि एक एक्सटेंशन है जो इंटेलिजे के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है Amazon Q का। वो पब्लिकली अवेलेबल है क्या? नॉट श्योर। नहीं पर क्यों कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली बताया गया था यार, तो डरने की जरूरत नहीं है। Amazon Q की इतनी खुल के क्यों थी, आप क्यों बता दो होता क्या है। ठीक है, तो Q में ऐसा है कि वो मतलब चैट जीपीटी के जैसा ही है, आप कुछ भी प्रॉब्लम दो और वो AWS की सारी उसके अंदर है फीड, AWS का सारा डाटा ऐसे फीड हो रखा है वो, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके डे टू डे लाइफ कोडिंग के अंदर, सिमिलर टू चैट जीपीटी मैं कहूँगा। तो हाँ एग्जैक्टली और उसमें ये भी है कि जैसे मुझे डॉक्यूमेंटेशन सर्च नहीं करनी, जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर AWS सर्विस यूज़ करनी है, EC2 सर्वर्स वगैरह यूज़ करना है, तो उसमें मैं कहूँगा मुझे ये चीज़ करनी है, मैं कैसे करूँ,
तो अमेजोन क्यू अपने आप पूरी डॉक्यूमेंटेशंस देखेगा जो भी डेटा उसके पास है और कंसाइजली स्टेप्स देगा कि कैसे करना है। तो मुझे डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू नहीं जाना पड़ता, क्योंकि और फिर मतलब AWS के कंसोल में ही वो अवेलेबल है, तो कंसोल खोलो और वहाँ पे बताओ कि मुझे इस सर्विस के साथ ये करना है, कैसे करना है, तो वो बता देगा सारे स्टेप्स। वाओ, जैसे सारे CEOs इन जेन AI बात करते हैं कि एवरी एक्सपर्टीज के लिए एक नया मॉडल बनाना और उसको यूज करना इज द बेस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज वन मॉडल कैन नॉट एस इट ऑल। हर फील्ड के लिए डिफरेंट मॉडल अगर आप यूज करते हो, मॉडल्स बनाते हो, दे कैन वर्क मच बेटर एज कंपेयर टू वन मॉडल टू रूल देम ऑल। तो इस कारण आपका मॉडल उन्होंने बनाया है जस्ट स्पेशली फॉर AWS, सो आई एम श्योर इट कैन नेल इट। कैन यू एलैबोरेट योर रोल एट Amazon? क्या आप क्लाउड आर्किटेक्ट हो, क्या आप इंजीनियर हो, एक्सेट्रा? मतलब मैं तो अमेजोन में SD हूँ और प्राइमरीली फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया है मैंने आज पर रिएक्ट के अंदर, एंड आजकल मैं बैक एंड भी कर रहा हूँ, जैसे फुल स्टैक रोल ही है तो। एंड हाँ, डे टू डे क्लाउड का तो इस्तेमाल होता ही है। अमेजोन क्लाउड की मतलब काफ़ी सारे कंपोनेंट यूज़ होते हैं हमारी सर्विस में, तो वो हर किसी टीम में ही होता है आई थिंक। तो अमेजोन क्लाउड से रहता है हमारा, बट मेरा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है प्राइमरीली। तो मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ, मेरा फोकस बैकएंड इंजीनियरिंग पर है। तो हमारी टीम मतलब AWS क्लाउड में EC2 यूज़ करती है हेविली, और DynamoDB यूज़ करती है पूरे डेटाबेस के लिए। तो मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS का AWS पे ही होस्टेड रहता है, बाकी सर्विसेज का भी। तो वो काफ़ी सही चीज़ है, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ता। और मैं बैकएंड फोकस्ड हूँ, और लाइक मेरा टेक स्टैक है रूबी। भी टूल्स यूज करते हैं हम मॉनिटरिंग वगैरह के लिए, वो सारे इंटरनली हैं। तो अमेजोन ज़्यादातर अपना सारा काम इंटरनली रखता है, एक्सटर्नल टूल्स कम ही यूज करते हैं हम। स्पेक्टेकुलर। नाउ इसी केस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको कितना AI से डर लगता है, बिकॉज जर्मनी इज लाइक द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर US, मोस्ट पावरफुल वन, देन प्रॉब्ली नंबर 2 इज आई थिंक चाइना, एंड देन जर्मनी, राइट? आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जर्मनी 4th या 5th पे यहीं पे आता है, फोर्थ में यही आसपास आता है ना। आसपास आता है। हाँ, तो अब यहाँ पे लाइक इन टर्म्स ऑफ AI स्टार्टअप्स इसमें भी बहुत रूल कर रहा है। AWS समिट पे वी सॉ लोकल जर्मनी बेस्ड स्टार्टअप्स, इट वाज अमेजिंग फीलिंग, एंड लाइक इट्स लाइक लीडिंग इन इनोवेशन। एंड अभी मैंने देखा कि यहाँ पे ज्यादा लोगों के पास जॉब है वो ग्रेजुएटिंग एज कम्पेयर टू इवन UK US। यहाँ पे मैं कितने सारे ग्रेजुएट से बात कर रहा हूँ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, इन BSBU, हमने जो बर्लिन की यूनिवर्सिटी है, इन लाइक स्टट्स, कौन सा था, स्टड्स कुछ है, स्टटगार्ड में यूनिवर्सिटी, वहां पे इतने लोगों के पास जॉब्स हैं। सो क्या ये सच है कि यहाँ पे हर एक को इजीली जॉब मिल रही है अराउंड पीपल अराउंड यू? तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा इम्पैक्ट तो आया है AI से डेफिनेटली। मतलब इंडिया से बेटर है, US से बेटर है, UK से बेटर है, दैट इज ट्रू। बट AI से इम्पैक्ट तो आया है, क्योंकि जैसे क्लारना ने यहाँ पे मतलब बर्लिन में ही है, उन्होंने ले ऑफ्स करे थे। और मतलब और यही उन्होंने भी मेंशन करा था कि AI की वजह से हमें, उन्होंने एक ऐसे ही आर्टिकल का टाइटल था कि ड्यू टू AI the AI is doing work of 700 people, and then they laid off 700 people. पर सच बोल रहे भाई, शॉपिफाई की CEO ने सच को तोड़ मोड़ के बताया, उस आपके इधर तो सच को सच बोल दिया। तो यहाँ पे काफी डायरेक्ट होते हैं। तो फिर यहाँ पे इम्पैक्ट तो आया है, बट सिचुएशन इज बेटर देन इंडिया एंड US UK, जैसे आपने कहा। मैं भी यही कहूँगा, मतलब कि इंडिया और US से बेटर है, बट लाइक रिसेशन तो हर जगह आया ही है। तो वो 2021 वाला या 22 वाला या वो नहीं रहा है। वो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हायरिंग होती थी, अप्लाई करते इंटरव्यूज आ जाते थे अगर रेज्यूमे ठीक ठाक बना हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स है। बट आजकल वैसा नहीं चलता है, या तो कुछ एक्सेप्शनली होना चाहिए या फिर जैसे जॉब के बहुत ज़्यादा अलाइन होनी चाहिए, स्पेसिफिक स्किल सेट में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, तभी आपको और कंपनी की रिक्वायरमेंट से मैच होना चाहिए वो। आई थिंक तब थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है। एग्जैक्टली। और अगर वो आपका नहीं है तो आई थिंक थोड़ी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं आजकल सब ऐसे जेनेरिक वाले रोल्स पे। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब यहाँ पे AI की वजह से जॉब कट्स, ले ऑफ्स हुए थे, क्या ये सच है कि आप 6 महीने तक लोगों को फायर नहीं कर सकते यहाँ का जो जर्मन रूल्स है? क्योंकि
आप यहाँ पे दो तरह के पीरियड्स होते हैं, एक तो आप फुल टाइम एम्प्लॉय और प्रोबेशन। प्रोबेशन 6 महीने का यहाँ पीरियड होता है जिसको कहते हैं कि आप ट्रायल हो, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट किसी को 6 महीने के लिए ट्रायल पीरियड के लिए 6 महीने हायर करती है कि कभी आपको निकाल देंगे। पर एक बार आप हायर हो गए, महीनों लग जाते हैं एक बंदे को फायर करने के लिए, दोनों पार्टीज को साइन करना पड़ता है। अगर वो बंदा साइन नहीं करना चाहे तो वो छोड़ ही नहीं सकता। क्या ये सच है? तो हाँ, मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोबेशन जैसे आपने कहा पहले 6 मंथ्स होता है, जैसे ट्रायल होता है, तो उसमें कंपनी रीज़न दे सकती है कुछ भी कि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं लगी या कुछ भी, कोई भी पॉइंट आउट कर सकती है, एंड देन दे कैन गिव यू 2 weeks ऑफ नोटिस पीरियड, एंड फिर उसके बाद आप मतलब टर्मिनेट हो जाओगे। बट आफ्टर 6 months यू आर लाइक परमानेंट एम्प्लॉय, दे कैन नॉट फायर यू, एंड that is true because the thing that you mentioned that the both parties have to sign, as we were talking to one of our friends yesterday, he mentioned that this situation was there. So yes, that is true, and they cannot fire you, and you have to agree, then only they can terminate your contract, and you have to sign, otherwise they cannot fire you. जैसा आपने बोला कि 6 मंथ का जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो वाला काइंड ऑफ यहाँ पे ट्रायल पीरियड है। और जैसे उस टाइम रिसेशन आया था तब काफ़ी लोग तो उसी टाइम मतलब प्रोबेशन में ही काफ़ी लोगों को निकाल दिया था। तो 6 मंथ्स के अंदर ही वो काफ़ी इवेल्युएट कर लेते हैं, इसीलिए थॉरोली, क्योंकि उनको पता है कि 6 मंथ्स के बाद तो काफ़ी पावर आ जाती है एम्प्लॉय के पास भी। यहाँ के रूल्स काफ़ी, लेबर लॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं जर्मनी के, और वही फायर करना मुश्किल हो जाता है। अगर काफ़ी लोगों के पास लीगल इंश्योरेंस भी होता है यहाँ पे, और लीगली काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है लॉज में कहूँगा, तो वो उनका भी यूज़ करते हैं, और तब तक मतलब नहीं निकाल सकते, आप पेरोल पे रहोगे ही रहोगे। अब सबसे ज्यादा लोग मजाक उड़ाते हैं जर्मनी का पूरे यूरोप में, और कि 40% टैक्सेस, ये मतलब एक मीम ही बन चुका है जर्मनी का कि लाइक कि जेब में ज्यादा पैसा आएगा नहीं। पर आई डोंट एग्री टू इट, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ का जो वर्क लाइफ बैलेंस 30 डेज है वो काउंटर कर जाता है। यहाँ पे 30 वर्किंग डेज आपको ऑफ मिलते हैं। आप बताइए कि आपको इनफ लगता है इवन आफ्टर 40% जो आपकी सैलरी है डिसेंट लाइफ जीने के लिए? यहाँ पे कहा जाता है स्टार्टिंग सैलरी इज 40,000 यूरोज फॉर एन अंडर ग्रेजुएट, और बाकी लोगों की हायर भी होती है। मैंने सुना है 100K तक भी जाती है। क्या सच है? तो सीनियर्स की आई थिंक जाती है, L6 की या L5 की स्टॉक मिला के, स्टॉक्स अगर मिला लो तो फिर L5 की भी आई थिंक 100K के ऊपर चली जाएगी अमेरिकन कंपनीज में जो बड़ी वाली है। क्वेश्चन इज, आपको इनफ लगती है कि नहीं? मतलब मैं तो कहूँगा कि इनफ है, क्योंकि इवन आफ्टर 40% टैक्स कंपनीज आई थिंक वो कंसिडरेशन में रखती है। और अगर इंडिया से कोई अगर बुला रहा है एम्प्लॉय को तो वो ऑब्वियसली थोड़ी ठीक कंपनी होगी जो ज़्यादा पे करेगी। यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड है ब्लू कार्ड के ऊपर, जो कि यहाँ पे रेजिडेंस परमिट होता है 50, अराउंड 45-47 के अराउंड कम हो गई है 45-47, तो फिर वो ठीक लगती है। जैसे अगर आपकी सैलरी होगी अराउंड 4,000 यूरो, 3,000 होती है नॉर्मल कंपनीज के आई थिंक पर मंथ 3,000 होगी, रेंट 700-800 और फिर 300-400 का ग्रोसरीज वगैरह सब मिला लो तो भी आपके एंड में 800 यूरोज या सेविंग्स हो सकती है। बहुत अच्छा ये तो। हाँ, और यहाँ पे सस्ता भी है यूएस के कंपैरिजन में, वो तो आप बता सकते हो। सस्ता तो है। आई मीन आई कैन एग्री, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता है। यहाँ पे कभी मुझे उबर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं मतलब अभी यहाँ पे 2 हफ्ते की ट्रिप की है मैंने, बेरली उबर की है। सुबह सिर्फ रात को 2 बजे के बाद की होगी एक बार, तब भी जरूरत नहीं थी, तब भी ट्रेन चलती थी। तो हाँ, सब कुछ वॉकेबल भी होता है काफी यूरोप में, वरना यूएस में तो आई थिंक कार की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो है। और यहाँ पे जैसे सिटीज थोड़ी छोटी रहती हैं, बर्लिन तो बड़ी है बट ज़्यादातर छोटी रहती है, तो सब कुछ वॉकेबल रहता ही है। और जैसे सैलरीज का है, सैलरीज अच्छी हैं, और एंट्री लेवल पे खासकर जैसे आप ज्वाइन कर ही रहे हो तो अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। बट जैसे जैसे सीनियर लेवल पे जाओगे तो आई थिंक वो इंडिया में आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ ज़्यादा सेव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ सैलरी हाइक बहुत ज़्यादा नहीं होते, और एनुअली सैलरी हाइक जितने होते हैं वो मैक्स 5% है। बट जो प्रैक्टिकली देखा जाए 2 या 3% सैलरी हाइक होते हैं पर ईयर। सीरियसली बिग टेक कंपनीज में भी? बिग टेक कंपनीज में भी आजकल रिसेशन है तो इतना ही हो रहा है, और हर जगह इतना ही हो रहा है। पर हर जगह। पर परफॉर्मेंस बोनस तो 20% मिल ही जाता है ना यहाँ पे, जिससे यूएस में मिलता है। परफॉर्मेंस मतलब ईयरली नहीं मिलता 20% में जो एग्रीमेंट है 4 इयर्स का और उसमें मिल रहा है वही मिलेगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बेस सैलरी होती है, स्टॉक होता है, दैट्स इट।
और बोनस जो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है वो अलग है, साइन ऑन बोनस मिल जाएगा, रिलोकेशन बोनस मिल जाएगा, बट परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलता है। इट्स जनरल हाइक फॉर एवरीवन। अब इंडिया में मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, मैंने ये सुना है, बैंगलोर में मिलता है, मैंने देखा भी है भाई मेरे दोस्तों को जो बिग टेक कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट गूगल में। तो अगर एक बच्चे को माइक्रोसॉफ्ट गूगल अमेजोन इंडिया में पैकेज मिल रहा है वर्सेस यहाँ पे मिल रहा है एंड इट इज 50 लाख इन इंडिया एंड यहाँ पे 50-60,000 यूरोज, आप उन्हें क्या गाइड करोगे? क्योंकि यही मिलता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन डेटा। आई थिंक जैसे प्रिमांशु ने कहा, अगर लोअर लेवल है, SD1 है, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा सेव कर पाएंगे और यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है। पर अगर 60-70 लैक्स को आप कंपेयर कर रहे हो 90K से या 80K से यहाँ पे, तो आई थिंक इंडिया ही वाइस डिसीजन होगा सेविंग्स के हिसाब से। तो तब तो इंडिया में ज़्यादा सेव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है, यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है। और आई थिंक अगर आप हायर लेवल पे जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है, फैमिली भी आ जाती है, तो खर्चा और ज़्यादा बढ़ेगा ही। और फिर इतना सेव नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अगर 2 रूम अपार्टमेंट पूरा लोगे तो रेंट ही आपका 1600, 1700, 1800 तक पहुंच जाएगा और फिर एक्सपेंसेस और ज़्यादा ही बढ़ेंगे। तो आई थिंक हाँ, इंडिया बेटर ऑप्शन होगा SD2 वाले लेवल के बाद में से। या और यहाँ पे जैसे अगर सेटल होना है किसी को, मतलब शादी करनी है और फिर बच्चों को भी यहीं रखना है, तो एक बेनिफिट ये है कि शादी जो कपल्स होते हैं उनको टैक्स कम देना पड़ता है कलेक्टिवली, और जो बच्चों की एजुकेशन होती है वो फ्री ही होती है यहाँ पे। तो उस केस में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जैसे इंडिया में तो लोगों को लोन लेना पड़ता है एजुकेशन के लिए, तो वो डिफ़िकल्ट रहता है काफ़ी। और जैसे कोई कॉलेज जा रहा है वहाँ लोन लेना पड़ता है, US में भी काफ़ी स्टूडेंट लोन लेना पड़ता है, बट यहाँ एजुकेशन फ्री होती है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो किसी को अगर शादी करके सेटल होना है, बच्चे यहीं करने हैं, तो उन्हें डेट नहीं लेना पड़ेगा। वो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम है, मैंने ये देखा है। वो हैप्पीनेस इंडेक्स पे आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको कॉलेज के लिए बड़ा लोन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस की डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छी है, यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों है। कनाडा की प्राइवेट फेल हो रही है, कनाडा की पब्लिक फेल हो रही है, तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। और आपके कम एम्प्लॉयज आधे पे करते हैं प्राइवेट के लिए और आप आधा खुद पे करते हो। सो इट्स प्रीटी गुड मॉडल हियर। True. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ की क्या चीज अच्छी नहीं लगती? मैंने इतने लोगों से बात की है, हर कोई यही कहता है यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है इकोनॉमी के कारण, पैसों के कारण, पर लोगों के कारण दे फील लाइक लिविंग हियर, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने वेलकमिंग नहीं लगते और इतने फ्रेंडली नहीं लगते और इतने लॉन्ग टर्म दोस्ती बनाना बहुत मुश्किल है। आप एग्री करते हो? एंड व्हाट आर द कॉन्स हियर? आई थिंक हाँ, मतलब जर्मन लोगों की ये तो है ही है कि फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल है जर्मन लोगों से, तो लोकली सोशलाइज करना और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर एक और मुझे बड़ा पॉइंट जो लगता है, वेदर बहुत ज़्यादा ही ठंडा है यहाँ पे और बहुत लॉन्ग हो जाती है विंटर्स। और फिर ठंड भी चलो कोई नहीं सहन कर लेंगे, पर उसके बाद क्या होता है कि 3 या 4 बजे रात हो जाती है एंड वो लाइक पूरा ग्रे ग्रे मौसम रहता है एंड काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है सर्दियों में। तो फिर सोशलाइजिंग करनी मतलब नीडी हो जाती है यहाँ पे काफ़ी, और वो मैं कहूँगा एक ड्रॉबैक है, वेदर, सोशलाइजिंग। तो फिर हाँ, जैसे आपने कहा लोगों की वजह से लोगों को लगता है लीव करने का मन करता है, तो हाँ यहाँ थोड़े कंजर्वेटिव रहते हैं और लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप नहीं बना सकते, लाइक विदाउट नोइंग देयर लैंग्वेज हम इंटीग्रेट नहीं हो सकते। तो वी हैव टू इंटीग्रेट आवरसेल्व्स इन देयर कल्चर, और तभी जाके कुछ हो सकता है, अदरवाइज। बट यहाँ ये अच्छी बात रही कि हमारा खुद का फ्रेंड ग्रुप काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी बड़ा फ्रेंड ग्रुप रहा है, तो हमें उस चीज़ में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि हमारा मन कर रहा है कि लीव करने का, क्योंकि हम सोशलाइज करते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं और काफ़ी घूमते रहते हैं इधर उधर, तो वो सारा अच्छा रहा है। और हाँ यही ड्रॉबैक है, और एक वेदर का तो है कि विंटर्स बड़ी लंबी चलती हैं, समर्स काफ़ी छोटी होती है, बट लोग सारी कसर अपनी समर्स में निकाल लेते हैं, तो वो भी अच्छा है। में आए हो। और इंडियन कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, दिस इज द वीगन कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड। AWS पे एक खाने की ऑप्शन वीगन, बुद्धा मील एंड लाइक इंडियन फूड, ये सारे इतने अच्छे वीगन ऑप्शंस थे, आई वाज अमेज्ड। ये सच है कि इतना तो है यहाँ पे काफी, बहुत ज्यादा है वीगन कल्चर है सारे। हर सुपरमार्केट्स में भी आप जाओगे, अगर हर सुपरमार्केट्स में वीगन सेक्शन अलग बना हुआ है, और डोनर शॉप्स पे भी फलाफल वगैरह मिलता रहता है। अगर मीट ऑप्शन है उसके साथ में ही वो भी है,
एंड हाँ तो सोया से वो ऐसी चीज बनाते हैं कि वो चिकन लगेगी बट वो है वीगन, उन्होंने सोयाबीन से बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारे मीट्स की ऑप्शन है, तो लोग वो भी प्रेफर करते हैं और इट टेस्ट्स लाइक दैट ओनली। तो काफी कल्चर है मुझे भी ऐसा लगा कि मैं चिकन खा रहा हूँ। कल मैंने AWS में खाना खाया एंड लाइक अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। आप वीगन ही हो? नहीं, मैं वीगन नहीं हूँ पर मैं खाने को हर चीज खा लेता हूँ। तो हाँ ट्राई तो करना ही चाहिए। ट्राई कर कल तो था ही ऑप्शन वीगन AWS में तो। अच्छा वीगन ही था? हाँ मतलब पास्ता वगैरह ये सब दे रहे थे और कुछ कुछ छोले ये वो, और मजा आ गया था। बट काफी टेस्टी था। अच्छा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे आने के बाद क्या कल्चरल शॉक्स लगे आपको, क्योंकि आप इंडिया से सीधा आए, आपने लैंग्वेज नहीं सीखी, आप यहाँ पढ़ने नहीं आए, तो जब अचानक से आते हो लोग सोचते हैं कि यार बर्लिन इंटरनेशनल सिटी है, इंग्लिश से गुजारा हो जाएगा। पर मैंने जितना सोचा था बर्लिन में इंग्लिश के अलावा जर्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे तो ज्यादा पड़ी है। मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, इतना लोग यहाँ पे भी इवन इन इंटरनेशनल सिटी लाइक बर्लिन में इतना नहीं इंग्लिश बोलते हैं जितना मैंने सोचा था। सो व्हाट वर द कल्चरल शॉक्स कमिंग हियर? मैं कहूँगा इंग्लिश तो बोलते ही है काफ़ी लोग, क्योंकि इंटरनेशनल है काफ़ी। कल्चरल शॉक तो और नॉर्मली वही कि PDA दिख जाता है यहाँ पे काफ़ी ओपनली। तो शुरू में मैंने तो ये सब देखा नहीं था, मतलब स्मॉल टाउन से ही आया था, तो वो सरप्राइजिंग लगा था एक। और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो वो भी शॉक ही था मेरे लिए। हाँ तो जब मैं बर्लिन आया तो मतलब यहाँ लैंग्वेज बैरियर थोड़ा मुझे कम लगा। मतलब जर्मन डेफिनेटली बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं, और जो थोड़े पहले की जनरेशन के थोड़े ओल्ड है उनको इंग्लिश नहीं आती, बट जो अभी वाली जनरेशन के, अपनी जनरेशन के, उन्हें इंग्लिश आती है, उनसे बात कर सकते हैं। और हाँ बर्लिन में खासकर इंग्लिश चल जाएगी, बट साउथ ऑफ जर्मनी में मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ थोड़ा ट्रेडिशनल है। और कल्चर शॉक तो ये लगा, जैसे नबील ने कहा कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दिख जाता है, जो अपने इंडिया में कम ही दिखता है और एक्सेप्टेड नहीं है, बट यहाँ वाइडली एक्सेप्टेड है। और यहाँ क्लबिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया में मतलब मैं तो इतना क्लबिंग वगैरह करता नहीं था, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी हो जाती थी, बट क्लबिंग वगैरह कम ही रहती थी। बट यहाँ क्लबिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ मतलब टेक्नो तो बहुत ही पसंद है लोगों को, और टेक्नो कैपिटल है। और फिर क्लबों में तो क्लब थोड़े इंसेन टाइप के ही हैं, और मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ पे क्लब्स में। तो वो भी एक कल्चर शॉक ही है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के बारे में कोई कल्चरल शॉक लगाओ। इसके बारे वो में तो वैसे आई थिंक ज़्यादा शॉक नहीं, क्योंकि स्लो ही है यहाँ भी। हाँ 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 जर्मन ब्यूरोक्रेसी भी मतलब स्लो ही है काफ़ी। तो यहाँ पे एक चीज ये मुझे लगी कि यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, और जैसे अपने इंडिया में तो सब कुछ डिजिटलाइज्ड है और सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है ज्यादातर काम। बट यहाँ हर चीज के लेटर आते हैं, और हर घर में एक लेटर बॉक्स आपका असाइन रहता है। तो उधर आपके गवर्नमेंट से लेटर आएंगे, इंश्योरेंस से लेटर आएंगे, और सारे लेटर्स आएंगे। और जैसे यहाँ पे हर चीज में फिजिकली रिकमेंड करते हैं चीज़ें करना। जैसे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप फिजिकली साइन करोगे, और फिर फिजिकली देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस डिजिटली साइन करो और उससे चल जाएगा। जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी, और जॉब पे रिजाइन करना है उसके लिए भी, तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे फिजिकली साइन करना पड़ता है। तो वो थोड़ा अलग है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में सारा काम हो जाता है। साइन से हो जाता है। हाँ हो जाता है पेमेंट्स सारा। वाली चीज में भी है तो के UPI पेमेंट वगैरह यहाँ पे मतलब चलता नहीं UPI वगैरह, तो वो भी मेरे को आते ही बड़ा शौक लगा था कि मतलब जहाँ भी जा रहे हो तो फिर कार्ड ही चाहिए, या फिर वो सब इतना इजी नहीं है इंडिया जितना पेमेंट। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि इवन अगर आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन पैसा भेजना हो, इज लाइक कोई यहाँ पे मतलब बैंक ट्रांसफर भी बहुत स्लो है। तो बहुत डॉइश बैंक है यहाँ पे, उसका तो क्या बताए। मतलब 2-2 3-3 दिन बाद में तो उसके ट्रांजेक्शन अपडेट होते हैं बैंक में। तो मेरी तो एक बार चोरी भी हो गई थी, और मुझे 3 दिन बाद पता चला कि किसी ने मेरे कार्ड से 150 यूरोज निकाल लिए। हाँ मतलब स्पेन में वॉलेट चोरी हो गया था मेरा। हम स्पेन गए हुए थे, तो फिर वहाँ किसी को वॉलेट मिल गया, और फिर उन्होंने इन नबील के कार्ड से ट्रांजैक्शन करी, और फिर वही प्रोसेस स्लो है तो बाद में आती OTP है। भी नहीं आता है, इवन कुछ भी नहीं आता है। जैसे इंडिया में तो सब आता है, उसकी आदत है अपने को, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं आता है, सीधे निकल जाएंगे टैप एंड पे
और बस। ट्रू, आई एग्री। यहाँ का कल्चर ही डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड थेफ्ट होता है तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको प्रिवेंट करना, तो बैंक क्लेम ही करना पड़ता है, पर पैसा मिल जाता है ना बैंक क्लेम से। हाँ, मिल गया था। मतलब 150 यूरोज ही था, तो मुझे थोड़ा आलस भी आ गया। कौन तो जाके रिपोर्ट कराए पुलिस की, और तो मैं बस भूल गया वो। वो 150 यूरोज तो नहीं है वापस। मेरे ट्रैवल कार्ड बनाना है मुझे वापस, वो चला गया था। अब बताना कि आपने जब अप्लाई किया यूरोप, क्योंकि बढ़िया। ऑसम, थैंक यू सो मच प्रिमांशु एंड नबील, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना कुछ सीखने को मिला। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स आउट फॉर एनीवन हु इज प्लानिंग टू यूरोप एज वेल। थैंक यू।